नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉ गाइड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3, जो कि कह लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ है। और ये भी हम लोग दो वीडियोस में इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो ये फर्स्ट कह लीजिए फर्स्ट वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक तो होफील्ड जो टेबल है, जो एक एनालिसिस है, और क्लासिफिकेशंस हैं राइट्स के। अभी हम लोग इस वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कह लीजिए जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न इस तरीके का बनता है कि डिस्कस होफील्ड एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड इट्स लीगल कोरिलेटिव्स। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये प्रश्न बनेगा इसमें होफील्ड की जो टेबल है वो भी ड्रॉ करने के लिए आएगी। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो इसमें कोरिलेटिव्स हैं, उसको भी हम लोग बात करने वाले हैं। और कई बार होफील्ड अगर बात करें तो थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक भी दूंगा ताकि आप ये टेबल पूरी तरीके से जब आपका एग्जाम होगा ना उसमें आप बना के आए और इसके बारे में अच्छे से लिख के आए, ठीक है। तो आइए चलिए अब इस पे हम लोग शुरू करते हैं। अभी अगर आप देखें जो इसका ओवरव्यू है, जो इसमें हम लोग पूरी बात करने वाले हैं, अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर के है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम लोग ओनरशिप, पोजेशन, लीगल पर्सनैलिटी एंड इट्स थियरीज, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो होफील्ड का एनालिसिस था, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए थे जिसमें उन्होंने राइट्स के बारे में बताया था। राइट्स या फिर कह लीजिए क्लेम्स भी उसको बोलते हैं। ड्यूटीज हो गया, लिबर्टीज हो गया, पावर हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, इम्यूनिटीज हो गया, डिसेबिलिटीज हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। देखिए राइट्स अगर हम लोग देखें तो राइट्स अभी तक जैसे हम लोग समझते चले आए हैं जो हमारे अधिकार हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए है और मिस्टर ए का एक हाउस है जो उन्होंने कह लीजिए कि जो उनका हाउस है जो उन्होंने परचेस किया हुआ है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि लीग तरीके से उनका लीगल राइट है, क्योंकि वो घर उन्होंने खरीदा हुआ है, सारे पेपर्स, लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी चीजें वो सारी उनके पास हैं। तो एक तरीके से उनका उस पर लीगल राइट है। और अगर मान लीजिए वो उसको रेंट आउट कर देते हैं, किसी मिस्टर बी को दे देते हैं, तो मिस्टर बी जो है अब उनको रेंट देना है उस पर। तो ये मिस्टर बी जो होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरीके की ड्यूटी है कि वो रेंट उनको बराबर देते रहें, ठीक है। तो ये हुआ एक बेसिक, अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो राइट्स के बारे में। अब उसी चीज को थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए का कोई एक सपोज करिए एक प्लॉट है या एक लैंड है, उस लैंड पे उनको एक अधिकार है, कह लीजिए कि वो जो चाहें वो चाहें तो उस पर खेती करें, वो चाहें तो उस पर घर बनवाएं, वो चाहें तो उस पर अपना हॉर्टिकल्चर करें, या जो भी उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। उनके पास इस चीज की पूरी लिबर्टी है, या कह लीजिए प्रिविलेज है एक तरीके से। तो उनके ऊपर लीगली कोई ऐसा कह लीजिए कि कोई लीगल कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको वो चीज करनी है। तो इसलिए उसको लिबर्टी बोला जाता है, और वहां पे कहा जाता है कि यहाँ पे नो राइट्स, किसी और का कोई ऐसा अधिकार नहीं कि उसको उन पे फोर्स कर सके कि ये चीज उनको करनी है। पावर यहाँ पे दिया हुआ, पावर्स का मतलब क्या होता है? पावर्स का मतलब होता है कि जहां पे आपके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं कि आप उससे किसी और की कह लीजिए कि जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो पावर कहलाती है। पावर अगर हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, उनके पास एक पावर है। उन्होंने सपोज करिए कोई एक अभी उनके पास एक चीज का अधिकार है, एक राइट है कि वो जितने भी कह लीजिए कि अभी जो ये पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, तो उन पे कोई भी वो अगर चाहें, या दूसरा एग्जांपल हम लोग ले एक जो टी मार्केटर्स हैं यानी जो चाय विक्रेता हैं, उनके ऊपर कुछ टैक्स इंपोज कर सकती है। अब क्या है, पार्लियामेंट जो ये टैक्स इंपोज कर रही है इनकी पावर है, लेकिन जो इनके ऊपर जिन लोगों के ऊपर ये होना है, जिनके ऊपर कभी भी ये टैक्स इंपोज हो सकता है,
इनको कहा जाएगा कि ये लाइबिलिटीज हैं जो कभी भी गवर्नमेंट इनके ऊपर डाल सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पावर का मतलब एक ऐसा अधिकार जिसकी वजह से किसी और का कुछ भी अगर हम चाहें तो पोजीशन चेंज कर दें, कुछ चीजें अगर हमें उसे करनी है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अधिकार होना। लाइबिलिटीज का मतलब कि हमारे ऊपर कभी भी जो अगला है जिसके पास जो पावर है, अगर वो एक्सरसाइज कर देता है तो वो तब तक हमारे ऊपर लाइबिलिटी है जब तक एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। जब एक्सरसाइज हो जाएगा तो हमारी ड्यूटी बन जाएगी वो। तो समझिएगा, बहुत बारीक बारीक सा फर्क है इनमें। उसके बाद आता है इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उनमें कभी भी कह लीजिए जो मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 ये बोलता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि इसका यह मतलब हुआ कि जो भी पब्लिक है, पब्लिक के पास या जो लोग रह रहे हैं उनके पास एक इम्यूनिटी आ जाती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं कर सकता है उनके मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यानी सबको एक समान जो है एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। तो ये एक इम्यूनिटी है। और अगर आप देखें तो यहां पे इस केस में स्टेट को अगर बोला जाएगा तो एक तरीके से उनकी डिसेबिलिटी है, वो इस चीज को लेकर के रेस कास्ट या कह लीजिए ये मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते, तो ये उनकी एक तरीके से डिसेबिलिटी मानी जाएगी। और जो लोग रह रहे हैं उनकी एक तरीके से इम्यूनिटी है, वो इम्यून है, यानी इस चीज को लेकर के कोई उनको नहीं परेशान कर सकता है। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। बहुत इसको कोई टेक्निकल नहीं है, बस ये एग्जाम्पल्स ध्यान में आपको रखने हैं और इसी के बेसिस पे आप अपने आप से आंसर्स बना करके लिखेंगे। अगला जो है ये टेबल एक बार देख लीजिए, होफेल्ड्स जो टेबल है, यहां पे इन्होंने देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड इट्स लीगल कोरिलेटिव्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द हेल्प ऑफ होफेल्ड टेबल रिप्रेजेंटेटिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ड्यूरल कॉन्सेप्ट्स। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहली टेबल पे आ जाते हैं। पहली टेबल में 4 चीजें दी गई हैं जिसमें है राइट, लिबर्टी, ड्यूटी और इधर अगर आप देखते हैं तो नो राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बड़े आराम से, अभी जो हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन की बात की थी वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट अगर आप देख रहे हैं और राइट का यहां पे अगर आप देखें बीच में लिखा हुआ कोरिलेटेड, यानी राइट और ड्यूटी जो है ये कोरिलेटेड है। राइट का कोरिलेशन जो है वो ड्यूटी के साथ में है, इसीलिए जो ये एरो दिखाई गई है डाउनवर्ड में ये ड्यूटी की तरफ दिखाई गई और ये कोरिलेटेड है। राइट और लिबर्टी अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा कर रहे हैं। उसी जगह अगर आप देखेंगे जो बीच में क्रॉस की एरो दिखाई गई है, मैंने नीचे लिखा भी है, ये जूरल अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे की अपोजिट है। जैसे राइट का अपोजिट क्या हुआ, नो राइट। ठीक है, लिबर्टी का अपोजिट क्या हुआ, ड्यूटी। राइट का अगर आप देखें कॉन्ट्रा क्या है, लिबर्टी। इधर ड्यूटी का अगर आप देखें कॉन्ट्रा क्या है, नो राइट। अब ये चीज थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए मैंने जो लैंड वाला एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम ले रहे हैं। मिस्टर ए का एक घर है, तो मिस्टर ए के घर ने उसने क्या किया, अपने घर को रेंट पे दे दिया, और जब रेंट पे दिया उन्होंने तो मिस्टर बी को बोला कि भाई आपको इस पे रेंट देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, ये क्लेम हो गया एक तरीके का। वो क्लेम भी, इसको राइट को दूसरा शब्द इसका जो है कि जहां पे सामन साहब एक थे, जो सालमन साहब थे, उन्होंने इसको क्लेम के नाम से भी वो किया था कि राइट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्लेम से, तो इसलिए यहाँ पे क्लेम भी लिखा हुआ है। तो राइट जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मिस्टर ए का ये एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं वो इस चीज पे कि मिस्टर बी को, जो कि उसमें रेंट पे रह रहे हैं, उनको जो है यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी हो गई मिस्टर बी की। ठीक है, अब आप ये समझिएगा जब ये ड्यूटी हो गई तो जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास, अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया घर का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए के पास एक लैंड है, उस लैंड को वो अगर चाहे तो उस पर खेती करें, उस पर हॉर्टिकल्चर करें, उस पर मकान बनवाएं, उस पर कुछ भी करें, वो उनकी इच्छा है, कोई लीगली उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, यानी उनके पास एक लिबर्टी है, एक प्रिविलेज है कि उनकी कोई ऐसी लीगल उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको कहा जा रहा है लिबर्टी और प्रिविलेज। यानी कोई नो ड्यूटी, कोई उनको वहां पे
बाउंडेशन नहीं, बाध्यता नहीं है। जबकि पहले एग्जाम्पल में क्या था, मिस्टर बी के पास बाध्यता थी, क्योंकि वो एक कानूनन एक एग्रीमेंट के तहत उनको रेंट पे करना है मिस्टर ए को। ठीक है। लिबर्टी रिलेटेड, अब आप यहां पे देखिएगा, लिबर्टी जो को रिलेटेड है वो है नो राइट से, क्योंकि वहां पे नो राइट है, नो क्लेम है, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पे नो राइट और नो क्लेम है जो को रिलेटेड है। भाई लिबर्टी क्यों है? लिबर्टी इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, तो इसीलिए वो प्रिविलेज है जो अपने लिए वो चाहे, जैसा चाहे, वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं उस लैंड का। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? अगर आप देखें तो राइट के केस में क्या होता है कि वो क्लेम कर सकते हैं, और वहां जहां लिबर्टी थी वो दोनों ही अपोजिट हो जा रहे हैं बिल्कुल से। यहां पे अगर आप देखें जहां पे ड्यूटी है, और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो कोई नो राइट नो क्लेम है। ठीक है। दूसरा वाला अगर हम इसमें एग्जांपल समझें, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको आप क्लियर हो रहा होगा, और फिर भी मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूं। ए राइट इज वंस अफर्मेटिव क्लेम अगेंस्ट अनदर। ठीक है। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज इज वंस फ्रीडम फ्रॉम द राइट और क्लेम ऑफ अनदर। ये फ्रीडम है, प्रिविलेज जो है। पावर क्या है? पावर इज वंस अफर्मेटिव कंट्रोल ओवर अ गिवन लीगल रिलेशन एज अगेंस्ट अनदर। पावर, अब देखिएगा जो दूसरा वाला टेबल है उसको समझने की कोशिश करिएगा। पावर का मतलब होगा, जैसा कि बताया गया कि ये कंट्रोल है किसी के ऊपर। आप देखिए आज जो भी मान लीजिए ये हम लोग रजिस्ट्रेशन पे करते हैं गाड़ियों पे, ये क्या है? ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनकी पावर है, वो एक टैक्स लगाते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी बनती, हमारी लायबिलिटी बनती, उसको हमें देना ही पड़ता है। वो जो भी लगाते हैं वो हमें देना पड़ता है। आज जो भी हम ये जीएसटी पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है? एक तरीके से उनकी पावर है जो वो एक्सरसाइज करते हैं, हमें देना पड़ता है, तो वो हमारी तरफ से लायबिलिटी हो जाती है जो हमें उन्हें देना ही देना है। ठीक है। Immunity is one's freedom from the legal power or control of another as regards some legal relation. तो इम्यूनिटी क्या हो गई? जिसपे कह लीजिए कि एक फ्रीडम है, जिसपे कोई भी पावर जो है काम नहीं कर पाती है। ये अपोजिट हो गया पावर का। पावर इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाती क्योंकि इम्यूनिटी हो गई। यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको इम्यूनिटी का, कि जो भी स्टेट में रह रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उनके साथ, यानी स्टेट की कोई पावर उनके साथ ये चीज नहीं कर सकती, वो इम्यून है इस चीज के लिए। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको समझते हैं तो ये आसान हो रहा है मेरे ख्याल से, अब आप समझ पा रहे होंगे। पावर का भी मैंने यहाँ पे आपको दिया, इम्यूनिटी का भी दिया, लायबिलिटी भी आप समझ गए। डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि स्टेट इस चीज में डिसेबल है, कोई पावर नहीं है उनके पास कि वो लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, क्योंकि ये आर्टिकल 16 के तहत ये चीज ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ है, तो इसलिए ये कोई इनके पास इस तरीके की पावर नहीं है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा देखें इसको, लिबर्टी इज दैट, sorry, liberty is that which I may do innocently, a power is that which I can do effectively। अब सालमन साहब क्या कह रहे हैं? अब देखिए अभी हमने हॉफील्ड का देखा, सालमन के भी इसमें अपने इनपुट्स थे। हॉफील्ड ने क्या कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए राइट इज वंस अफर्मेटिव क्लेम अगेंस्ट अनदर, a privilege is one's freedom from the right or claim of another, a power is one's affirmative control over a given legal relation as against another, and immunity is one's freedom from the legal power or control of another as regards some legal relation। अब सालमन साहब क्या कह रहे हैं? ए राइट इन द नैरो सेंस इज दैट विच अदर पर्सन ऑट टू डू इन माई बिहाफ, जो मेरे बदले भी कर सकता है, मैंने ऐसा अधिकार दे रखा है, क्लेम एक तरीके का। ए लिबर्टी इज दैट विच आई मे डू इनोसेंटली, जो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लिबर्टी का मतलब मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूं। ए पावर इज दैट विच आई कैन डू इफेक्टिवली, पावर का मतलब जिसको मैं कभी भी इफेक्टिव कर सकता हूं। एंड इम्यूनिटी इज दैट विच अदर पर्सन कैन नॉट इफेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ मी, कैन नॉट डू, जो नहीं कर सकता। इम्यूनिटी का मतलब जैसे स्टेट वाला एग्जाम्पल हमने दिया। तो ये हॉफील्ड की टेबल आपको बनानी है। अब आपको ये चीज समझ में तो आ गई होगी, एक तरफ राइट, लिबर्टी, ड्यूटी, नो राइट, पावर, इम्यूनिटी, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, और बीच में अगर आप देखेंगे क्रॉस का एरो आप बना देंगे तो यूरल अपोजिट हो जाते हैं।
इसको याद करने का तरीका भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें जो है, इसको होफील्ड टेबल को ध्यान रखिएगा कि रामधारी लखनऊ के नवाब, रामधारी लखनऊ के नवाब हैं, प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर व दीवान हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब रामधारी लखनऊ के नवाब है का मतलब क्या हो गया, रामधारी का आर से हो गया राइट, ठीक है, डी से हो गया ड्यूटी, और लखनऊ के नवाब एल से हो गया लिबर्टी, और उसके बाद एन से हो गया नो राइट, ठीक है। प्रकाश में पी से हो गया पावर, उसके बाद नीचे आ जाए लाइबिलिटी, इंस्पेक्टर आई का हो गया इम्यूनिटी, और डी का हो गया डिसेबिलिटी। तो रामधारी लखनऊ के नवाब हैं, प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर व दीवान हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। रामधारी में आर हो गया राइट, धारी वाला डी हो गया ड्यूटी, लखनऊ के नवाब एल हो गया लिबर्टी, लखनऊ के नवाब के बाद एन हो गया नो राइट, प्रकाश का पी हो गया पावर, ठीक है, और प्रकाश क्या है, लखनऊ के एल का लाइबिलिटी, इंस्पेक्टर का आई होगा इम्यूनिटी, व दीवान है डी हो गया डिसेबिलिटी। तो ये आपको बना के आना है और इसमें राइट लिबर्टी इनके बारे में लिख के आइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सालमंड का भी डिस्कस किया हम लोगों ने, और साथ ही साथ होफील्ड का भी यहां पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी आया था, जहां पे कह लीजिए ये जूलियस स्टोन और रॉस्को पाउंड साहब ने इसका कुछ क्रिटिसिज्म किया था। ये इस चीज को कह लीजिए कि इन्होंने बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया था। जूलियस स्टोन ने कहा था इसके बारे में, जो स्टोन साहब थे उनका ये कहना था कि देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर अ कोरिलेटिव ऑफ लीगल राइट, ठीक है। इनका ये कहना था कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। मोर ओवर इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स शुड हैव ए कोरिलेटिव। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो हम लोगों ने जो इन्होंने होफील्ड ने जो बोला है यहाँ पे उनका कोई आपस में कोरिलेशन है। आर पाउंड साहब ने ये बोला था, उन्होंने रिजेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आप लिखेंगे इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म में आएगा लैक ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर कोरिलेटिव्स, और दूसरा आएगा क्वेश्चनिंग द नेसेसिटी ऑफ ईच कॉन्सेप्ट हैविंग अ कोरिलेटिव। यानी इन दोनों पॉइंट्स पे बेसिकली इन लोगों ने बोला था, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म भी आप इसमें लिख दीजिएगा। तो पहला प्रश्न जो था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो होफील्ड एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड इट्स लीगल कोरिलेटिव्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चीजें पढ़ी इसमें। तो अब आप इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको लिखना है, होफील्ड का डायग्राम बना करके उसी से आप शुरुआत करिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज एंड काइंड ऑफ राइट्स। तो कुछ राइट्स की थियरीज हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आप देखें दो थियरीज हैं जो सबसे ज्यादा मेन हैं, और ये आती हैं विल थियरी और इंटरेस्ट थियरी। विल थियरी ऑफ लीगल राइट समझने की कोशिश करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं आपको इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। द विल थियरी ऑफ लीगल राइट्स हैज बीन सपोर्टेड बाय, इसको सपोर्ट किया था किसने, हेगल जी ने सपोर्ट किया था, कैंट जी ने किया था, ह्यूमे जी ने किया था, एंड कुछ और लोग भी थे, लेकिन इतनी इनका नाम स्पष्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ए राइट इज एन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन विल। The subject matter of right is derived from human will. The theory suggests that it is through a right that a man expresses his will over an object. The theory has also been accepted by historical jurists of Germany. According to Austin, right of a person means that others are obliged to do or forbear from doing something in relation to him. Austinian concept of right is obviously based on sovereign power of the state. अब ये विल थियरी ऑफ लीगल राइट का क्या मतलब हो गया, इन पूरा ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो उसका ये कहना था कि कोई भी जो राइट है, ठीक है, जो भी अधिकार है वो पूरा पूरा रिलेटेड है ह्यूमन विल से, यानी उनकी इच्छा से। इंसान की जो इच्छा है, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। अगर उनके पास किसी चीज का राइट है तो वो जो चाहे वो करें, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन विल। तो ये सजेस्ट करती है कि जो भाई उनकी कोई चीज, भाई मेरा लैंड है, मेरी इच्छा हुई तो मैं उसमें कुछ भी करूं, मैं कुछ भी बनवाऊं, कैसे भी उसको यूज करूं,
तो ये विल थ्योरी थी कि टोटली जो ये राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिपेंड करता है विल पे, हमारी जो इच्छा करेगी हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर था। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है वो आता है, अब ये ध्यान रखिएगा, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के। राइट्स एज एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन विल, एक्सप्रेशन ऑफ विल ओवर एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज है उसके ऊपर जो हमारा कह लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ विल ओवर एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये विल थ्योरी पे डिपेंड करेगा, हमारी विल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट क्या कहती है? बेसिकली अगर आप देखें इसको, जो मेन जिन्होंने इसको कह लीजिए कि समर्थन दिया था, प्रोपोनेंट जो थे इसके मेन प्रोपोनेंट, वो जर्मन ज्यूरिस्ट हायरिंग साहब थे, मिस्टर हायरिंग, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। अब इसमें दो जो मेन पॉइंट्स हैं, राइट्स एज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, एम्फेसिस ऑन इंटरेस्ट ओवर विल, ठीक है। इनका कहना था विल नहीं, ये जो लोगों का अपना इंटरेस्ट है अगर वो प्रोटेक्टेड है तब तो ठीक है, तब तो ये बोला जाएगा। और वो क्या है, हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लीगल राइट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी, विच वाज मेनली favored by the German jurist Heyring. According to this theory, a legal right is a legally protected interest, जो legally जिसको प्रोटेक्ट किया जाए। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी राइट तभी राइट है जब उसको प्रोटेक्शन मिले पूरी तरीके से, है ना, और जब उसको अप्रूवल मिले। हायरिंग डज नॉट एम्फसाइज ऑन द एलिमेंट ऑफ विल इन अ लीगल राइट। हायरिंग साहब का कहना था विल का मतलब नहीं है। ही said that the basis of legal right is interest not will. विल नहीं है बल्कि इंटरेस्ट, जिससे किसी का इंटरेस्ट सुरक्षित रहे, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो मेन चीज है किसी भी राइट में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड अवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हायरिंग साहब ने बोला था कि भाई विल का मतलब नहीं है, इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट है कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में, तब तो हम मानेंगे कि ये राइट है, ये किसी का एक राइट है। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, एक टोटलिटेरियन व्यू था जिसने ये कहा था कि उन्होंने डिनाई किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स। दे आर्ग्यूड दैट स्टेट बीइंग ओमनीपोटेंट, यानी स्टेट ही सबसे बड़ा कह लीजिए कि जो मेन है, जो अधिकारी है या कह लीजिए जिसका अधिकार है, इंडिविजुअल का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हैज नो, इंडिविजुअल भी स्टेट के अंदर ही आ जाता है। देयरफॉर इन फैक्ट ऑल राइट्स बिलोंग टू द स्टेट, जो भी पावर्स हैं, जो भी राइट्स हैं, वो स्टेट की है, ना कि किसी इंडिविजुअल की। एंड द इंडिविजुअल डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट लीगल राइट एज सच। दिस व्यू हैज हाउएवर बीन रिजेक्टेड फार फ्रॉम रियलिटी इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स। हालांकि आज की डेट में इस चीज को रिजेक्ट किया जा चुका है। तो इसलिए अगर आप जो मेनली लिखेंगे इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट, उसमें आपको ये लिखना होगा कि जो मेन प्रोपोनेंट थे जर्मन ज्यूरिस्ट हायरिंग थे, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और उसमें की पॉइंट्स है राइट्स एज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, जो हम राइट्स को, तब ये जो थ्योरी है वो ये कहती है यहाँ पे जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ये थ्योरी इसी के बारे में पूरा बताती है ना, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है टोटलिटेरियन व्यू। मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि डिनायल ऑफ इंडिविजुअल लीगल राइट्स, यहाँ पे स्टेट्स की ओमनीपोटेंस की बात की गई थी, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स। इसमें देखिए बहुत सारी अगर आप देखें जो राइट्स की कैटेगरीज दी हुई हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बस इसको समझिएगा। जब अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत आराम से इसके ऊपर आप लिख पाएंगे। तो आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, और उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने डाला परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स, उसके बारे में लिखेंगे आप। ऐसे ऐसे करके आप सब्जेक्ट ये हेडिंग्स डालते जाएंगे और उसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला है परफेक्ट राइट्स। परफेक्ट राइट्स की अगर हम बात करें, रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा इसको एनफोर्स किया जा सकता है। इम्परफेक्ट राइट, रिकॉग्नाइज बट नॉट एनफोर्सेबल, यानी राइट तो है लेकिन
कहीं पे भी इसको लॉ सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना जो घर है वो किराए पे दिया, और मिस्टर बी जो है अब उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो इस पे टाइम पे उसको किराया देते रहें। लेकिन 3 महीने बाद मिस्टर बी कहते हैं कि नहीं भाई, मैं किराया नहीं दूंगा। तो मिस्टर ए जो है जा करके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि ये मुझे रेंट नहीं दे रहे हैं, और उसमें जो है कोर्ट भी जो है उनको देगा आदेश बी को कि भाई आपको देना पड़ेगा। यानी एक ये एनफोर्स हो जाएगा, एनफोर्सेबल लॉ हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए दिए थे, और ये कह के दिए थे कि उनको जरूरत थी, और बी ने कहा था मैं 3 महीने बाद वापस कर दूंगा। बी ने 3 महीने बाद वापस नहीं किया, ए ने भी पूछा नहीं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, ए ने पूछा ही नहीं। फिर 10 साल बीत गए, 10 साल बाद ए को ध्यान आया कि यार मेरे तो पैसे इन्होंने लिए हुए थे, मुझे अभी तक दिए ही नहीं। अब बी जो है वहां पे, अब ए ने जाकर के कोर्ट में इस चीज को जाकर के बोला वहां पे, और केस फाइल किया कि मेरा पैसा इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अब कोर्ट वहां पे ये कहेगा भाई उसका कोई टाइम लिमिटेशन होता है, कोई ड्यूरेशन होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप आए हैं 10 साल बाद और आप वो पैसा मांग रहे हैं। तो ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये इम्परफेक्ट राइट है, ध्यान रखिएगा। तो परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। दूसरा है आपका पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स। सिंपल शब्दों में देखें, पॉजिटिव राइट का मतलब हो गया ड्यूटी टू परफॉर्म, नेगेटिव राइट्स का मतलब हो गया ड्यूटी टू रिफ्रेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें यहां पे मिस्टर ए ने अपना घर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने बोला भाई आपको जो है रेंट देना पड़ेगा, आप रेंट दीजिए, यानी ये ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है रेंट देने वाली, ये पॉजिटिव राइट है, ठीक है। यानी पॉजिटिव राइट्स किसके लिए? बी के लिए है। उसी जगह मिस्टर ए का एक लैंड है, उसमें उन्होंने बोला कि भाई मिस्टर बी से आप इस लैंड में मत जाइएगा, ये मेरा लैंड है, इसको आप क्रॉस मत करिएगा, इसमें जाइएगा नहीं। तो वहां पे ये हो जाएगा नेगेटिव राइट, ठीक है। यानी इन्होंने मना किया, ड्यूटी टू रिफ्रेन, वहां आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। इसके बाद आता है एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट। एंटीसीडेंट को ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी राइट के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इनको आप शब्दों में समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स। लेकिन आप यहां पे एक चीज देखिएगा, प्राइमरी राइट्स का मतलब हो गया कि जहां पे ये समझ लीजिए एंटीसीडेंट राइट एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रॉन्ग। मतलब ये हो गया कि मैंने अगर किसी चीज में ये बोला कि मेरे को कोई डिफेम नहीं कर सकता, यानी कोई भी नहीं कर सकता डिफेम, ठीक है। मतलब कोई मेरे को डिफेम नहीं कर सकता, कोई मेरे रेपुटेशन को, मेरी इमेज को कोई डिफेम नहीं कर सकता, ये मेरा एक तरीके से एंटीसीडेंट राइट है, ठीक है। मैं मतलब कोई भी जो है इस चीज को वो नहीं कर सकता, ये मेरा सबसे पहला वो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने उस पर क्लेम कर दिया या मैंने उस पर केस कर दिया कि इन्होंने ऐसा किया, तो अब क्या हो गया, वो हो गया रेमेडियल राइट हो गया, अराइज फ्रॉम द वायलेशन ऑफ एंटीसीडेंट राइट। यानी राइट टू क्लेम इज सेकेंडरी राइट, व्हेन प्राइमरी जो हमारा ये एंटीसीडेंट राइट है जब ये वायलेट हो जाता है, तो मैंने सेकेंडरी जो मेरा राइट था उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, दैट इज रेमेडियल राइट, ठीक है। इसके बाद आता है राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। राइट्स इन रेम का क्या मतलब हो गया? राइट्स इन रेम का मतलब हो गया जहां पे मान लीजिए मेरा कोई लैंड है, मैं अगेंस्ट द सबके अगेंस्ट में बोलता भाई इसमें कोई भी जो है, ठीक है, कोई इसमें नो वन कैन एंटर। मैंने एक मेरा लैंड है, मैंने बाउंड्री करवा दी, सब कुछ करवा दिया, और मैंने उसमें बोल दिया इसमें कोई नहीं घुस सकता, यानी ये सभी के लिए है अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ऐसा कर दिया। तो राइट्स इन रेम इसको बोला जाएगा। वहीं पे राइट्स इन पर्सोनम का मतलब हो गया अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जहां पे मेरा मिस्टर ए का कोई लैंड है और उन्होंने मिस्टर बी को बोला भाई आप इसमें कुछ मत करिएगा, तो एक स्पेसिफिक मैंने पर्सनल उसमें कर दिया। अगर मान लीजिए मिस्टर बी ऐसा कुछ करते हैं तो मैं उनके अगेंस्ट एक केस कर सकता हूं, और वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, यानी राइट्स इन पर्सोनम मेरा अधिकार है ऐसा, ठीक है। तो ये राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम हो गया। उसके बाद होता है प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट।
प्रॉपराइटरी एंड पर्सनल राइट क्या है? प्रॉपराइटरी का मतलब हो गया राइट्स रिलेट टू स्टेट ऑफ अ पर्सन विच इंक्लूड्स ऑल हिज एसेट्स, जो प्रॉपर्टी को लेकर के हो गया, स्टेट को लेकर के हो गया, उस पे जो उनका अधिकार है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रॉपराइटरी राइट। वहीं पर्सनल राइट क्या है? पर्टेनिंग टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन, रिलेटेड टू स्टेटस और वेलबींग, जो पर्सनल होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है राइट्स इन रीप्रोप्रिया और राइट्स इन री एलिना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अपनी प्रॉपर्टी पे राइट है आपका, ओवर वंस ओन प्रॉपर्टी, उसको हम राइट्स इन रीप्रोप्रिया बोलते हैं, और ओवर समवन एल्सेस प्रॉपर्टी उसको राइट्स इन री एलिना बोलते हैं। अब ये है क्या, इसको थोड़ा अंतर समझ लेते हैं हम लोग। मिस्टर ए का एक लैंड है, वो पूरी तरीके से राइट्स इन रीप्रोप्रिया में आएगा क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनका अधिकार है। लेकिन मिस्टर ए के एक लैंड है जिसमें पीछे मिस्टर बी को कह लीजिए कि मिस्टर बी का घर है, उन्होंने घर बनवाया, लेकिन जो उसका रास्ता जाता है वो मिस्टर ए के थ्रू होकर के जाता है। तो वहां पे ये इनका जो अधिकार है मिस्टर बी का, वो कहा जाएगा राइट्स इन री एलिना, यानी ओवर समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। उसमें ए के जो रास्ते पे उनका वो है कि क्योंकि ए के थ्रू जाता है, यानी कि यहां पे क्या हो गया, जो इनका अधिकार है वो किसी और के उसमें है, इसलिए इसको राइट्स इन री एलिना बोला जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट। बहुत ही आराम से इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। प्रिंसिपल राइट्स जहां पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल राइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर राइट्स, बट एसेसरी राइट्स आर ancillary to principal rights and have a beneficial effect on the principal right. For example, गवर्नमेंट बैंक, मान लिया आप एक बैंक में जाते हैं और बैंक में गोल्ड रखते हैं अपना, और गोल्ड के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है। तो अगर मान लीजिए अब जो गोल्ड आप वहां पे आपने दिया, तो बैंक, अब प्रिंसिपल राइट का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी राइट जो आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट कर रहा है, जिसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं हो, तो अधिकार है ही उस पर पूरा पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गोल्ड बैंक में रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उनका जो आपने उनसे लोन लिया है वो आप नहीं चुकाते हैं, तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो गोल्ड आपका रख ले, यानी वो आपको ना दे। तो वो एसेसरी राइट हो गया, है ना। यानी प्रिंसिपल राइट्स के साथ में वो अटैच्ड होता है, यानी प्रिंसिपल राइट होगा तो उसके साथ में एसेसरी राइट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल राइट का मतलब उसको किसी और उसकी जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल राइट तो है ही, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन एसेसरी राइट क्या होता है, वो प्रिंसिपल राइट के साथ में जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से बैंक के पास ये राइट है कि वो एसेसरी राइट के थ्रू आपका उसको रख सकता है। अब आ जाता है वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट राइट। वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं आपको ये जो बी जो मेरा लैंड है वो मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं। मिस्टर ए ने बोला मेरा जो लैंड है ये मैं बी को गिफ्ट कर देता हूं, गिफ्टेड लैंड, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि जब बी नहीं रहेंगे, यानी कि बी की डेथ हो जाएगी, तो ये जो लैंड है ये मिस्टर सी का हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब मिस्टर बी की डेथ हो जाएगी। तो बी जो हो गए उनका इस पे वेस्टेड राइट्स है, यानी एग्री ऑन व्हेन ऑल कंडीशंस आर मेट, यानी इन्होंने क्या किया, कंडीशन लगा दी, बी को तो दे दिया, बी का है वो, लेकिन जो कल को घटना घटेगी या बी नहीं रहेंगे, तो ये कंटिंजेंट राइट हो गया मिस्टर सी का। तो मिस्टर सी को जो अधिकार मिला उस लैंड पे वो कंटिंजेंट राइट कहलाएगा, और बी को जो गिफ्टेड मिला, उनको जो एक कंडीशन के साथ मिला कि भाई अगर आप नहीं रहोगे तो ये सी का हो जाएगा, तो वेस्टेड राइट हुआ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। बिल्कुल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पब्लिक और प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन और पर्सन विद हुम द राइट इज कनेक्टेड। बाय पब्लिक पर्सन इज मीन्ड आइदर द स्टेट, पब्लिक की जहां बात हो रही है रिलेटेड टू द स्टेट है, जो भी राइट्स रिलेटेड टू स्टेट हो, जो कुछ भी कह लीजिए कि जो हम करते हैं, जो भी उसके स्टेट को इम्पैक्ट करता है, हमारे जो राइट्स ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि हम लोग जो कह लीजिए कि हम लोग कोई भी चीज ऐसी परफॉर्म कर रहे हैं, मास पे कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीजें करते हैं जो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है। प्राइवेट राइट्स जो है वो इंडिविजुअल को हो गए, ठीक है।
मान लीजिए कि हम कहीं शादी हो रही है और हम स्पीकर बजा रहे हैं और रात भर हम बजा रहे हैं, तो उसके जो अगेंस्ट में जो चीजें हैं, कल को कोई भी जाकर के उस पर कंप्लेन कर सकता है, तो वो एक तरीके से इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको समझें, बाय पब्लिक पर्सन इज मीन either the state or the sovereign part of it or a body or individual holding delegated authority under it. The term private person denotes an individual or collection of individual, however large, who or each one of whom is of course a unit of this, but in no sense represent it even for a special purpose. तो इंडिविजुअल की जहां बात हो रही है, जो इंडिविजुअल पर्सनल जो होता प्राइवेट राइट्स का मतलब यही हो गया कि मिस्टर ए का मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ मिस्टर बी से, तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है कुछ भी बी के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसी चीज है तो वहां पे अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक राइट्स का मतलब हो गया जो पूरे स्टेट को या कह लीजिए कि पब्लिक को जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है, पब्लिक में कोई गलत मैसेज जा रहा है आपकी किसी एक्ट की वजह से, तो वो एक तरीके से आपके पब्लिक राइट्स हो गए। जहां पे आप कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो वो पब्लिक को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा, क्योंकि हॉफील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये जो राइट्स का क्लासिफिकेशन था वो बहुत जरूरी था। तो आप इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों को और मित्रों को जरूर इसको शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो में, जहां पे इसका पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 आप अच्छे से इसके ऊपर नोट्स बना लीजिए, हेडिंग्स बना लीजिए, ये आपका पूरी तरीके से कह लीजिए कि मजबूत हो जाएगा। आप इसको लेकर के बहुत अच्छे से टेबल बना पाएंगे हॉफील्ड वाली। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।